हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, अब देखिए कि हमारे और बाकी स्पीशीज में अंतर क्या है, या ये सीधी बात कहूं तो इंसान और जानवर में क्या अंतर है। इंसान और जानवर में यही अंतर है कि हमारे पास सोचने की शक्ति है और बहुत अच्छी सोचने की शक्ति है। ऐसा नहीं कि जानवरों के पास या एनिमल्स के पास नहीं है, वो भी सोच समझ सकते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की आती है कि वो रीजनिंग नहीं कर सकते। हम रीजनिंग कर सकते हैं, तभी हमारी ग्रुप में या हमारे समाज में कई लोग माना जाता है कि भाई ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, कई माने जाते हैं कि थोड़े से नॉर्मल हैं, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके की रीजनिंग आती है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग को मैं दो भाग में डिवाइड करूँगा। पहला भाग इसमें हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग। क्या हुआ? इंडक्टिव रीजनिंग। और दूसरा भाग जो हुआ इसमें वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग। अब मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो थी इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि अगर x के लिए सही है तो x प्लस 1 के लिए सही होगा, x प्लस 1 के लिए सही है तो x प्लस 2 के लिए सही होगा, तो सभी के लिए सही होगा, पूरी सीरीज पूरे चीज़ों के लिए सही होगा। लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव का मतलब ये होता है, डिडक्शन मतलब ये होता है कोई चीज़ हुई उससे आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए बरसात का सीजन है और आज बरसात गिर रही है, आपको क्या करना चाहिए? आपको छतरी लेके जानी चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा बरसात का सीजन है तो आपको छतरी लेनी चाहिए। ये डिडक्टिव रीजनिंग है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जब हम सवाल भी करेंगे, उन शब्दों को ज़रा अच्छे से समझें। इससे पहले कि मैं आपको स्टेटमेंट के बारे में बताऊं, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होते हैं और अंग्रेजी में स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, और हम जब आपस में दो लोग बात कर रहे होते हैं या मल्टीपल लोग बात कर रहे होते हैं तो आपस में हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ भी सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं ताकि हम अपने आइडियाज़ बता सकें, या हमारा कोई भी ध्यान है, कई थॉट्स हैं, हम ये बता सकें, है ना। यही तरीका होता है अंग्रेजी से बोलने का। किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, मैं अंग्रेजी इंग्लिश की ही बात नहीं करूँगा, किसी भी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन करते हैं अपनी चीज़ें बताने के लिए, उसकी चीज़ें समझने के लिए। तो कई तरह के सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हैं, अंग्रेजी ही नहीं, सभी लैंग्वेज में। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा जो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, देखिए शब्द इसमें है असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज़ कह रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। या डिक्लेयर मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ को कहा ताकि लोग उसे सुने, आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज से राजा हूं। या आप ये कह सकते हैं कि मार्स सपोर्ट लाइफ, यानी मार्स जो प्लैनेट है उसमें जिंदगी है, तो ये आपने असर्ट किया है, ठीक है। दूसरे टाइप का अगर हम सेंटेंस देखें तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जहां पर आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं, या तो कुछ किसी से मांग रहे हैं थोड़ा शिथिलता से, इज्जत से, या किसी को कोई निर्देश दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे आपने कहा, प्लीज़, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज़ ब्रिंग मी टी, चाय लेके आइए मेरे लिए। तो आपने एक जो कहा है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और तरीका का सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी बोलते हैं इसको। एक्सक्लामेटरी का मतलब ये होता है कि अगर आप हतप्रभ रह गए, चकित रह गए, आश्चर्य में है, तब यानी कि आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर आप दर्शाना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? आप ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे, ओ हाउ बिग इज द फिश, और आपको पता है आप क्या करते हैं, इसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं।
कभी कभी क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप सवाल जवाब करते हैं, कुछ पूछते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि अब आप सवाल पूछ रहे हैं, जैसे व्हाट इज योर एज। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूं, है ना, केवल समय को बचाने के लिए, भावना को समझिएगा आप। व्हाट इज योर एज, तो आप यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, राइट। तो ये जो जितने टाइप के मैंने आपको बताए, असर्टिव हुआ, इंपेरेटिव हुआ, एक्सक्लेमेटरी हुआ या इंटरोगेटिव हुआ, ये सारे के सारे सेंटेंस हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स हो, जो स्टेटमेंट्स हो। तो फिर स्टेटमेंट्स क्या हुआ? अब ये स्टेटमेंट्स जहां बोलूंगा ना, ये वही बात है जहां पर मैं प्रोपोजिशंस बोलूंगा। ये प्रोपोजिशंस कैसे आएगा, कहां आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। स्टेटमेंट प्रोपोजिशन जहां बोले आप एक ही बात समझिएगा, ठीक। पहली चीज आपको मैंने क्या बताया था, असर्टिव डिक्लेरेटिव। तो ये किसके साथ रिलेट होगा? पहली चीज तो ये है कि स्टेटमेंट केवल असर्टिव के साथ होगा, ओके, ये असर्टिव के साथ होगा। तो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक असर्टिव सेंटेंस होता है। तो इन सारे सेंटेंस में आपको पहले तो इसका ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस होगा। तो स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन एक ऐसा असर्टिव स्टेटमेंट है जो या तो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा, राइट। फिर से समझिएगा, जो स्टेटमेंट है या जो हम प्रोपोजिशन बोल रहे हैं, ये एक असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो सही होगा यानी कि ट्रू, या फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक स्टेटमेंट को हम या तो ट्रू बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। एक ट्रू स्टेटमेंट को हम एक वैलिड स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है, एक ऐसा मैंने कुछ कहा, असर्ट किया जो सही है, उसको हम वैलिड स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वैलिड स्टेटमेंट। लेकिन मैंने आपसे कोई बात कही और वो गलत है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवैलिड स्टेटमेंट। अगर वो फॉल्स है, मैंने कोई बात कही और वो फॉल्स है, तो वो हो जाएगा इनवैलिड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक साथ कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। एक साथ ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी खासियत है और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। मतलब कोई बीच का दरमियाना नहीं है, या तो सही होगा या गलत होगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ठीक है। लॉ समझ गया? एक ही चीज है, मतलब ट्रू। इसका जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक। अगर कोई स्टेटमेंट है जो ट्रू भी है और फॉल्स भी है उसी टाइम, एक ही टाइम पे, तो वो क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। जो चीज कभी ऐसा हो सकता है सही भी हो और गलत भी हो। अगर कोई चीज सही भी है और गलत भी है एक ही समय पे, तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। ध्यान रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप खुद ही बताएंगे मुझे कि ये क्या है क्या नहीं है, राइट। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है, मैं आपको एक दे रहा हूं, जैसे 2 + 3 कितना होता है? इज 5। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। पहले तो असर्टिव है, ठीक। दूसरा ये सही है, 2 + 3 वाकई में 5 होता है, तो इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा सवाल लिख रहा हूं, बताइएगा क्या है ये। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द अर्थ इज अ स्टार। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एक तारा है। क्या है ये? पहली चीज तो ये है कि ये सेंटेंस क्या है। क्या हम ये स्टार कहेंगे इसको? अर्थ तो प्लैनेट है। वैसे तो अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो सभी स्टार कहते हैं, लेकिन स्टार ये होते हैं जिनके पास जो चमकते हैं, जिनके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती है ना। और लेकिन अर्थ को हमने जो डिवाइस किया है वो प्लैनेट किया है।
ठीक है, थोड़ा प्लैनेट की तरह हम मानते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। ओके, या सही है? ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, बस बात ये है कि ये फॉल्स है। मैं इसका एक एग्जाम्पल और दूंगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं और दूंगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ है और वो गलत है, आपने कुछ बोला और वो गलत है, तो भी तो स्टेटमेंट है वो। आप कह सकते हैं इनवैलिड स्टेटमेंट है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा इसी की तरह, ये है, यही दे देता हूँ, 3 + 4 = 6। 3 + 4 = 6 होता है क्या? नहीं होता, 7 होता है। लेकिन ये तो असर्टिव सेंटेंस भी है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, और ये स्टेटमेंट भी है। बस बात ये है कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये आपका वैलिड स्टेटमेंट था। ध्यान रखिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट है, दोनों ही प्रपोजिशन है, एक सही है, एक गलत है। चलिए मैं तीसरे टाइप का लिख रहा हूं, मुझे जरा बताइए ये क्या है। तीसरा जो है वो है स्विच ऑन द लाइट। इसका मतलब क्या है? स्विच ऑन द लाइट मतलब आप किसी से कह रहे हैं भाई ऐसा ऐसा करो, लाइट जला दो, ये तो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका पहली चीज तो असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइट। यानी ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, या तो आप किसी से निवेदन कर रहे हैं या किसी को निर्देश कर रहे हैं, तो साहब ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर? अब चौथे पे आते हैं, जरा इसके बारे में बताइएगा। एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि वेयर इज योर पेन? आपका पेन कहां है? क्या यह स्टेटमेंट है? पहली चीज तो आपको देखना है क्या ये असर्टिव है, क्या डिक्लेरेटिव है ये? नहीं, क्योंकि आप इसमें आप जवाब तलबी कर रहे हैं। बेसिकली ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उस श्रेणी में आते ही नहीं है जिसको हम स्टेटमेंट कह सके, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक, चलिए एक और कर लिया जाए, या ये सारे हो गए ना? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को मैं शॉर्ट में ST लिखूंगा। तो नेगेटिव ऑफ अ स्टेटमेंट, अगर आप किसी चीज़ को मना कर दे रहे हैं, डिनायल कर दे रहे हैं, जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है, ST लिखूंगा ना, एक स्टेटमेंट है P, मान के चलते हैं P। तो अगर आप कहते हैं मैं इसका निगेशन करना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? ये P लिखेंगे, इसके आगे एक टाइल्ड साइन लगा देंगे, टिल्डे कहते हैं इसको, टाइल्ड। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे नॉट P। पढ़ेंगे कैसे? नॉट P। तो ये बनता कैसे है? जैसे मैं अगर आप कोई सेंटेंस लिखूं और मैं ये बताना चाहूं कि भाई इसको हम निगेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ, जैसे आप मना करेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट द केस, ऐसे लिख देंगे। या आप लिख देंगे, या कह देंगे इट इज फॉल्स, ये गलत है, मना ही कर रहे हैं ना, निगेट कर रहे हैं, इट इज फॉल्स दैट। या ये भी कह सकते हैं आप कि भाई नॉट अ, ये भी कह सकते हैं। तो ये तरीके हैं आपके। तो मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं या लिखता हूं, आप देखिएगा कि मैं इसका निगेशन कैसे लिखूंगा। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है मेरा P, और सेंटेंस है ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, तो 2/1 ये आपका रैशनल हो गया। कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, आप डिवाइड बाय 1 करके उसको आप कह ही सकते हैं कि भैया रैशनल नंबर है, तो इसमें कुछ गलत तो है नहीं। लेकिन आपको इसको गलत करना है, आप इसको नेगेटिव करना है। तो देखिएगा, मैं नेगेट कर रहा हूं पहले। हाँ, मैं नेगेटिव लगा रहा हूं, यानी टिल्डे साइन लगा रहा हूं P पे ही। तो आप क्या करेंगे? इट इज नॉट द केस दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं। हो गया? एक और बना दे, टाइल्ड साइन लगाइए। इट इज फॉल्स दैट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये भी तो हो गया, ये इसका निगेशन हो गया। ये गलत है कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, ऐसा केस नहीं होता कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। एक और निगेशन कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कम से कम, एट
एटलीस्ट वन इंटीजर, कम से कम एक इंटीजर होगा, एक ऐसा इंटीजर होगा इज नॉट अ रैशनल नंबर। आपने देखा, मैंने एक ही सेंटेंस जो कि वाकई में सही है उसको गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, मतलब निगेट कर दिया। तो इसी तरीके से एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम जब निगेट करेंगे, मतलब नेगेटिव का अगर हम निगेट कर देंगे, इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो एक्चुअल सेंटेंस बन जाएगा। आपको जरा नंबरों से समझाता हूं तो ज़रा समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दिया P, और स्टेटमेंट है मेरा 7 ग्रेटर देन 9। 7 ग्रेटर देन 9 है, पहले तो यही दिख रहा है, ये गलत है, लेकिन हमको इससे पे ध्यान नहीं देना है। हमको देना है कि निगेशन ऑफ P क्या होगा। निगेशन ऑफ P सीधा ये होगा कि 7 9 से बड़ा नहीं है। या इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, टाइल साइन तो लगाना ही लगाना है। आप ये कह सकते हैं 7, ये बड़ा की बात है तो आप छोटा कर दीजिए, छोटा या बराबर होगा 9 से। तो ये दोनों जो है वो आपको इसकी सार्थकता पे नहीं जाना है कि भाई 7 ग्रेटर देन नहीं है या गलत है या सही है। आपको नेगेटिव मतलब ये जो कहा जाए उसका उल्टा कर देना बस। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट समझे आप, ये है जो भी चीज़ आएगी उसका आप नेगेटिव सेंस लेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टेटमेंट जान चुके, अब आपको मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बताता हूं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हुए? कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब जैसे अभी तक हमने एक सेंटेंस यूज किया है, वन सेंटेंस वी हैव यूज्ड, है ना, एक ही सेंटेंस यूज किया हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक ऐसे लाइन हो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जुड़े हों। ठीक, तो अगर मैं कहूं सिंपल स्टेटमेंट, अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट कहूं तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसकी वैल्यू या जिसका सही होना कभी डिपेंड नहीं करता है जो उसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट जुड़े हैं, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि यह हम इसको सिंपल तब कह रहे हैं, इसको हम 2 भाग या 3 भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, और वो पहली चीज से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर वो सिंपल स्टेटमेंट मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे कुछ कंटेंट नहीं बन रहे जिसको हम डिवाइड कर सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 2 + 5 इज लेस देन 4, तो ये क्या है? ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करता हूं तो मैं एक से ज्यादा की बात करता हूं, एक से ज्यादा की बात करता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इफ इट रेन्स then the school may be closed। अब आप देखें यहां पर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें पहली चीज तो इसको हम श्रेणी में डालेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट की। उसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट है। एक तो यह है कि इफ इट रेन्स, तो आप यहां लिखेंगे इट रेन्स। ये भी एक स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप में स्टेटमेंट हो गया, राइट। ये क्योंकि असर्शन है, ये असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, अपने आप में ये हो गया। दूसरा, इसी में से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा? द स्कूल मे बी क्लोज्ड। ये भी आपका असर्टिव स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है? कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टेटमेंट से मैंने 2 स्टेटमेंट निकाल लिए, और इनको जो जोड़ा गया है वो इफ और देन से जोड़ा गया है। ये हो गया और ये हो गया। इफ देन से जोड़ा गया है, मतलब जो अंग्रेजी बनाने के लिए इफ देन से जोड़ा गया है, लेकिन ये दोनों अपने आप में स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो जुड़ के आते हैं, इनको हम कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट, इसको कंपोनेंट स्टेटमेंट कहेंगे, और इनको जोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट। तो अब आपने देखा इफ देन है, आप 2 सेंटेंस को एंड से भी जोड़ सकते हैं, 2 सेंटेंसेस को आप और से भी तो जोड़ सकते हैं ना। अब इसी को हम देखने वाले हैं, इसी को हम कहते हैं बेसिक कनेक्टिव्स। क्या कहते हैं? बेसिक कनेक्टिव्स। ठीक है, बेसिक कनेक्टिव का मतलब यह है जैसे और एंड से हम 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस जोड़ रहे हैं, इसको हम बेसिक कनेक्टिव्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा और हो गया या एंड हो गया, इसको हम साथ में सेंटिनल कनेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटिनियल। ओके, सेंटिनियल कनेक्टिव्स कहेंगे, या हम सीधा कनेक्टिव्स भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कनेक्टिव्स कहिए या सेंटिनियल कनेक्टिव्स कहिए।
अब यहां पर जब हम आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट पे और जब हम आते हैं बेसिक कनेक्टिव्स पे, तो यहां पर हम सही या गलत का फैसला करते हैं और ये पूरी तरह डिपेंड करेगा जो इसके अंदर कंपोनेंट स्टेटमेंट है, यानी कि अगर एक स्टेटमेंट है उसके अंदर या एक या दो स्टेटमेंट है, वो डिसाइड करेंगे कि चीज़ें गलत है या सही है। ओके, जैसे आप अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे चलिए अच्छा, एक और चीज़ इसमें है कि वो मैं आगे बताता हूँ ज़रा। अंग्रेज़ी में थोड़ा अलग है और हमारे मैथमेटिक्स में थोड़ा मामला अलग हो जाएगा, राइट। अब आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, इसको दो भाग में भी मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड, ठीक है जी। और आप देखिए, द अर्थ इज राउंड तो आपका एक स्टेटमेंट हो गया, एंड सेंटिनियल कनेक्टिव हो गया, और सन इज कोल्ड, ये दो हो गए। तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, P द अर्थ इज राउंड, ठीक है। और Q क्या हो गया, दो स्टेटमेंट बना सकता हूं, द सन इज कोल्ड, ठीक। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया। अब आपको समझने की जरूरत यह है, क्योंकि यहां से कहानी शुरू हो रही है, यहां से कहानी ये शुरू हो रही है कि पहली चीज तो ये दोनों अनरिलेटेड है। आप कभी ऐसे कह सकते हैं कि भाई बरसात हो रही है इसलिए मैं गरीब हो गया, या आज मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि सोने का भाव चढ़ गया। ये अनरिलेटेड चीज़ें हो गई ना। तो हम क्या करते हैं कि जब इंग्लिश की बात आती है तो हम हमेशा वो चीज़ें जोड़ते हैं जो तर्क संगत हो, जो सेंटेंस बनाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में हम जो कनेक्टिव कह रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर मैंने कह दिया द अर्थ इज राउंड, द सन इज गोल्ड, अर्थ राउंड है ट्रू, सन इज कोल्ड फॉल्स, बस ये है इसका उत्तर मतलब आपको यहां से इस तरीके से सोचना है। कहने का मतलब जो क्यू स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, द सन इज कोल्ड, बिल्कुल गलत है। और अगर आप कहते हैं पी, अरे ये तो ट्रू हो गया। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब हम एंड लगाते हैं तो क्या होता है। एंड लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम पहला स्टेटमेंट, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट पी है, ये दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। अब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमने कहा कि भाई, सीधा स्टेटमेंट लिख रहा हूं आपका, 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 2 इज लेस देन 7। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलो क्यू और आर में कर लेते हैं। क्यू हो गया आपका 9 ग्रेटर देन 4 और आर हो गया आपका 2 लेस देन 7। इसको मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैंने यहाँ ले लिया। 9 4 से बड़ा है, ट्रू। 2 7 से छोटा है, 7 2 से बड़ा है, ट्रू। ट्रू ट्रू हो गया, इसमें ट्रू फॉल्स आ गया। एंड में हमेशा जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये पूरा सेंटेंस ट्रू नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा ये सेंटेंस फॉल्स रहेगा। यानी दोनों को सही होना होगा तभी काम बनेगा। जब मैंने कहने का मतलब, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बना दूं, जैसे मैंने कहा ये P है, ये Q है, ये मेरा एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। इसको मैं करता हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसको करता हूँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने आपसे क्या कहा, दोनों जब सही होंगे तभी सही होगा। इसका मतलब जब आप दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। एक भी फॉल्स है, इसमें एक फॉल्स है, इन दोनों में एक फॉल्स है, और इन दोनों फॉल्स है, तो हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है जी। और का आप ये एंड का समझ गए। इसी के साथ आता है और। ये बेसिक कनेक्टिव्स एक और बता रहा हूं मैं आपको, वो है और। ये बेसिक कनेक्टिव है। इसमें कहानी क्या चल रही है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस मतलब है तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, दो इसमें चीज़ें होंगी, दो लाइनें होंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि द सन शाइन्स और इट रेन्स, या तो सन मतलब सूरज चमकेगा या पानी गिरेगा। हाँ, अब इसमें देखिएगा, मैं इसको अलग कर रहा हूं। एक पी स्टेटमेंट हो गया हमारा, एक यहां से यहां तक हो गया, द सन शाइन्स। क्यों ले लिया हमने, वो क्या हो गया, इट रेन्स। ठीक है। अब इसको हमने जोड़ा है इस और से, ये दूसरा स्टेटमेंट यहां ले लिया मैंने, इसको और से जोड़ा है। तो ये जो और मैंने आपको बताया, इसकी मेन कहानी ये है कि ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। सन शाइन्स ट्रू, इट रेन्स, इट मे रेन,
क्या पता, और इट रेन्स अगर वाकई में बरसात हो रही है तो ट्रू कर दीजिए, नहीं हो रही है तो फॉल्स कर दीजिए। ओके, लेकिन इसका जो ट्रूथ टेबल में बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर P लिखूँ और Q लिखूँ, ये हमारे दो अलग अलग स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट में, और फिर से मैं वही करता हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स नो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ट्रू के अगर मैं P और Q कर रहा हूँ तो ट्रू 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 देगा, फॉल्स ट्रू ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स ट्रू देगा, मतलब जहाँ भी एक ट्रू है ये हमेशा ट्रू आ जाएगा। लेकिन दोनों फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा। तो जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, और मैंने जो एंड बताया जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज सब जगह फॉल्स रहेगा। क्लियर हो गया? ये आपका और हो गया। और मैं 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, जब भी हम बात करेंगे हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव और की, ठीक है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का मतलब ये होता है, इसमें देखिए ये अंग्रेजी की तो बात अलग है, यहां पर P और Q और बोथ, या तो P सही होगा या Q सही होगा या दोनों सही होंगे, यानी कि ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या दोनों ट्रू हो जाएंगे, है ना। इसे कहते हैं हम इंक्लूसिव और। लेकिन एक एक्सक्लूसिव और भी होता है। इसका मतलब ये होता है, एक्सक्लूसिव और का मतलब ये होता है कि इन केस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 ऑल्टरनेटिव्स, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक। इसमें जैसे हमने कहा कि भाई सन भी शाइन कर सकता है, बरसात भी हो, क्योंकि अगर सूरज चमक रहा है तो बरसात तो हो सकती है ना, एक जगह हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि भाई ये भी ट्रू हो, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या ये फॉल्स हो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होंगे। ये आपका एक्सक्लूसिव और में आता है, राइट। तो हम जब भी बात करेंगे एक्सक्लूसिव और के समझाने के लिए किया है, इसमें है नहीं इसका, केवल आपको ये जो हमने और बताया ना, दिस इज इंक्लूसिव और, ओके। एक और चीज़ आपको बताता चलता हूं, क्योंकि इसके बाद हम लेने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज़, उसे कहते हैं क्वांटिफायर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि अगर P और Q 2 सिंपल स्टेटमेंट है, तो जो निगेशन होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का वो कैसे बनेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे P और Q अगर आपको करना है, अगर इसका निगेशन करेंगे आप इसका, तो निगेशन बनेगा नॉट P एंड नॉट Q। हुआ क्या? अगर आप इसको निगेट करना चाहते हैं पूरे को, तो और को एंड कर दीजिए, इसके आगे निगेट लगा दीजिए और इसके आगे निगेट लगा दीजिए, ठीक। दूसरा बता रहा हूं आपको कि अगर आपको नॉट P एंड Q करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो एंड को और करना पड़ेगा, इसके आगे निगेट कर दीजिए, इसके आगे भी निगेट कर दीजिए, ये भी निगेट लगा दीजिए, ये निगेट, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काम आएगा आपको ये सब जो चीज़ मैंने बताई। ओके, हमने डिस्कस किया अभी मैथमेटिकल रीजनिंग, अभी हम केवल